आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 खा को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको दो क्वेश्चंस का जवाब इसमें देना है। एक है कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, पहले तो इसका जवाब आपको देना है। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्वेश्चन कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। पहले तो ये बताना है कि वैद्युत अनुनाद क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 खा (2020) का सेट 1 है एक्सियस। तो 5 खा में जो पहली चीज पूछी गई है कि वैद्युत अनुनाद क्या होता है, उसके बारे में देखिए। लिखा गया है कि जब किसी प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और उसमें प्रेरण कुंडली भी लगी हुई है, कैपेसिटेंस भी लगा हुआ है, संधारित्र और रेसिस्टेंस भी लगा है। तो जब किसी प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में जो मुख्य धारा होती है, सर्किट में जो मेन करंट होती है, वो आरोपित वोल्टेज, जो वोल्टेज आप सप्लाई उसको देते हैं सर्किट को, सोर्स से जो भी वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तो अगर प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, मतलब मेन करंट जो आप वोल्टेज देते हैं दोनों सेम फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं, अर्थात प्रेरण प्रतिघात XL, प्रेरण प्रतिघात को XL से लिखते हैं, का मान धारितीय प्रतिघात XC के बराबर होता है। प्रेरण प्रतिघात XL और XC ये बात समझते हैं। XL है प्रेरण कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध, और XC है संधारित्र के द्वारा लगाया गया अवरोध के मान बराबर होते हैं। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं कि जब किसी प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होती है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात का मान धारितीय प्रतिघात XC के बराबर होता है, तो उस परिपथ को वैद्युत अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है। इसमें एक और लगाया गया क्वेश्चन कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ कौन सा होता है? श्रेणी अनुनादी परिपथ वो परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। जो भी वोल्टेज सप्लाई आप देंगे वो परिपथ की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी उसके बराबर होगी। इस दशा में वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं, सेम फेज में रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। मतलब जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, जब वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, जब वोल्टेज दूसरी दिशा में मैक्सिमम तो करंट भी दूसरी दिशा में मैक्सिमम। परिपथ की प्रतिबाधा Z न्यूनतम तथा परिपथ में धारा I अधिकतम होती है। अब इसके साथ ही साथ आपको करना ये है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक भी ज्ञात करना है। तो एक जैसे वैद्युत अनुनाद का जवाब हमारा हो गया। अब हम दूसरा जवाब देने के लिए, जिसमें लिखा हुआ है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो हम यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक। अब ये हेडिंग डालेंगे और इसके बाद अनुनादी आवृत्ति के लिए हम व्यंजक स्थापित करेंगे। तो मैंने एक ये श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाया हुआ है। LCR सीरीज सर्किट आप देख सकते हैं
ये एक प्रेरण कुंडली हमने लगाई है, ये एक कैपेसिटर लगाया है, ये एक प्रतिरोध लगाया है, रेसिस्टर। ठीक है, प्रेरण कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो L, संधारित्र की धारिता R, और जो प्रतिरोधक है इसका प्रतिरोध हमने R मान लिया। प्रेरण कुंडली धारा के मार्ग में जितना अवरोध लगाती है, अपोजिशन टू करंट अप्लाइड बाय द इंडक्शन, इंडक्टिव कॉइल, उसको हम XL से लिखते हैं, प्रेरकी प्रतिघात बोलते हैं। संधारित्र के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध लगता है उसको XC, और प्रतिरोध जितना अवरोध लगाता है उसको तो हम R से ही लिखते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये AC का सोर्स लगा है, और क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं इसलिए ये सीरीज LCR सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है? सीरीज LCR सर्किट, यानी कि श्रेणी LCR परिपथ। ठीक, अब इसकी मदद से ही हमको अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ की खास बात क्या है? श्रेणी अनुनादी परिपथ में बताया गया कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं, और अनुनादी परिपथ है इसलिए प्रेरकी प्रतिघात XL का मान धारिती प्रतिघात XC के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इस परिपथ में XL इज इक्वल टू XC, प्रेरकीय प्रतिघात का मान धारिती प्रतिघात के बराबर है। और हमने क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ये कैसा परिपथ है? श्रेणी अनुनादी परिपथ है, और अनुनादी परिपथ जो भी होते हैं उनमें प्रेरकीय प्रतिघात का मान धारिती प्रतिघात के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, अब XL और XC इनकी वैल्यूज नोट कर दीजिए। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, XC की वैल्यू होती है 1/ωc। आप चाहें तो इनकी वैल्यूज को यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा L, और XC होता है 1/ωc। ठीक, ओमेगा इधर ले आइए, L उधर भेज दीजिए। तो जब ओमेगा इधर लाएंगे बेटा तो ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ये L यहाँ चला जाएगा तो LC आ जाएगा, इसलिए ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√LC। ठीक, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा को क्या बोलते हैं? कोणीय आवृत्ति। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा 2πf होता है। तो ओमेगा की जगह पर हम क्या नोट कर देंगे? यहां पर लिख देंगे परंतु ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, तो ओमेगा की जगह 2πf लिख दीजिए। यहाँ 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, then f is equal to 1/2π√LC। ये f का मान आ गया, और इसी को बोलते हैं परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति, अंग्रेजी में इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और इसी का व्यंजक आपको ज्ञात करना था। तो बस दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें लगे थे, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे। एक वैद्युत अनुनाद क्या होता है ये बताना था, दूसरा श्रेणी अनुनादी परिपथ की मदद लेनी थी, और उसकी सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक स्थापित करना था। तो हमने फिगर भी बना दिया है सीरीज LCR सर्किट का, और ये पूरा क्वेश्चन आपका 5 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद 5 में आप देखेंगे, तो मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। संधारित्र वाले लेसन से है, कैपेसिटेंस से। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये हमारी हेडिंग बनेगी इस क्वेश्चन के लिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको हम। इसमें मैं एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखाता हूं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमने एक कैपेसिटर बना लिया। ये कैपेसिटर की पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। पहली प्लेट पर आवेश दिया जाता है और दूसरी प्लेट को अर्थ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें ये आवेश दिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने, और यहाँ ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, मान लिया कि हमने इस संधारित्र को दिया गया आवेश Q है। इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा है। पार्शियली, पूरी जगह नहीं भरी गई है, थोड़ी सी जगह पे परावैद्युत पदार्थ भरा है। तो ये हम बना लेते हैं ऐसा। ये मान लिया हमने कि कोई परावैद्युत पदार्थ हमने भर दिया है, और मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, और जितनी दूरी पर ये परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं t के बराबर है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d और परावैद्युत पदार्थ की मोटाई जो पट्टी रखी गई है वो t मोटाई की रखी गई है, ये हमने मान लिया। तो कुछ चीज़ें जो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, जो कंसीडर कर रहे हैं, उसको नोट कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, माना संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d परावैद्युत पदार्थ की मोटाई t है। ठीक है, आगे माना प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व याद होगा आपको, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तब आप सभी बच्चों को याद होगा सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q/A, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सिग्मा का मान होता है। अब हम एक काम करना चाहते हैं, मुझे इसकी धारिता का व्यंजक चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं कि धारिता के व्यंजक का फॉर्मूला क्या होता है। C = Q/V होता है। Q तो आपने चार्ज दिया है, V आपको निकालना पड़ेगा। V क्या चीज़ है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अगर दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर आपने कैलकुलेट करके निकाल लिया, फिर आप यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे तो कैलकुलेट होकर C की वैल्यू आ जाएगी। अब V कैसे निकाला जाए, तो V के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, V = E × D। विभवांतर का फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे
डिस्टेंस, जितनी दूर तक विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, आरोपित किया गया है, उस डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डिस्टेंस का विभवांतर आपको मिल जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम प्लेटों के बीच क्या देखते हैं? प्लेटों के बीच देख ये रहे हैं कि इसमें कुछ दूरी तक तो एयर है और कुछ दूर तक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर एयर है, समझ आया आपको? लेकिन इतनी मोटाई में क्या चीज रखी है? परावैद्युत पदार्थ। एयर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है और परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू अलग रहती है। तो ऐसी सिचुएशन पे सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि प्लेटों के बीच जो एयर है वहां वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र निकलेगा तो ही आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच अगर एयर है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन ए, ठीक है? नहीं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ है वहां वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ में जो वैद्युत क्षेत्र होगा आप ई के से लिख सकते हैं। मान लिया कि जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक कैपिटल के बराबर है, तो ई के का मतलब परावैद्युत पदार्थ जहां पर है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। आप यहां पर लिख सकते हैं कि माना परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, माना परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कैपिटल के है। तो जिस जगह पर प्लेटों के बीच में जितनी दूरी तक एयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला काम करेगा, और जितनी दूरी तक ये प्लेट भरी हुई है, लगी हुई है, उतनी दूरी में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा आपका। ठीक, तो अब प्लेटों के बीच कुल विभवांतर निकाल लेते हैं। इसलिए प्लेटों के बीच नेट विभवांतर V इज इक्वल टू, कैसे निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लेते जाइए और उसकी जितनी दूरी तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया, तो हम ये देखेंगे कि कितनी दूरी तक एयर भरी हुई है। प्लेटों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है? d। t दूरी तक ये परावैद्युत पदार्थ हो गया, तो कितनी दूर में एयर भरी है? d माइनस टी दूरी तक एयर है। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई d माइनस टी प्लस, इसके बाद अब परावैद्युत पदार्थ भी तो है यहाँ पर, तो परावैद्युत पदार्थ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू जितनी दूरी तक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो वो तो t डिस्टेंस तक भरा हुआ है, उसको हमने नोट कर दिया। देन v इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू d माइनस टी प्लस EK की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। इस तरह से v की वैल्यू आ जाएगी। आप यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा? d माइनस टी प्लस टी अपॉन के।
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये नेट विभवांतर निकल के आ गया प्लेटों के बीच में टोटल। अब विभवांतर जब निकल आएगा तो हम सीधे C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लगा लेंगे। इसलिए संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q की जगह पर हम Q लिखेंगे और V की जगह पर ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहां पर अब सिग्मा की वैल्यू आप लिख दीजिए, सिग्मा की जगह पर क्यू अपॉन ए लिख सकते, या क्यू की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ए। तो क्यू की जगह पर हम लिख देंगे, यहीं पर क्यू की जगह लिख देते हैं सिग्मा इंटू ए। नहीं ठीक रहेगा? ठीक, सिग्मा से सिग्मा कैंसल हो गया, ये नंबर पलट के ऊपर आ जाएगा। अगर ये नंबर पलट कर ऊपर आ जाएगा तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल करके आ गया, जिसमें उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है ये, जिसकी दोनों प्लेटों के बीच पूरे में नहीं बल्कि थोड़ी सी दूरी तक, टी दूरी तक, पूरी डिस्टेंस डी है लेकिन टी दूरी तक हमने परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई थी, तो उसकी धारिता का सूत्र ये निकल करके आपको मिला। बस इतना सा डेरिवेशन कर, समझ आ गया? तो ये सारी डिटेल भी आपको लिखनी रहेगी और बाद में कैलकुलेट करके फॉर्मूला भी ये लाके दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया 5 घा को आप देखेंगे, लिखा है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये 2021 के सिलेबस में नहीं रहे हैं, तो ना तो इनको जब क्लास चल रही थी आपकी उस समय आपको डिस्कस किया गया है, और ना तो अब इसको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद सीधे आएंगे 5 अंगा पे, जिसमें लिखा है अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी, अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी वो दूरदर्शी होती है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप आपने पढ़े, तो अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी वो दूरदर्शी होती है जिसमें प्रतिबिंब अपवर्तन के द्वारा बनते हैं, अपवर्तन के द्वारा। और अपवर्तन किस में होते हैं, लेंस में कि दर्पण में, लेंस में। तो अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी वो वाली दूरदर्शी है जिसमें लेंसेज का यूज हुआ है, क्योंकि लेंस में अपवर्तन होते हैं और अपवर्तन से इमेज बनती है, जिसको आप खगोलीय दूरदर्शी के नाम से भी जानते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसका आपको किरण आरेख बनाना है और उस समय का जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। डिराइव नहीं करना आपको, देखो क्वेश्चन के एक एक शब्द पे आपको बहुत ख्याल रखना है। शब्द का ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है आप धोखे में डेरिवेशन करने बैठ जाए, जबकि क्या बोला जा रहा है कि सूत्र लिखिए, डिराइव नहीं करना आपको उसका फॉर्मूला। तो रे डायग्राम बनाना है पूरा, लेकिन फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, फॉर्मूला सिर्फ आपको क्या कर देना है, लिख देना है। उसके सिंबल्स जो होंगे उनको क्लियर कर देंगे क्या है। तो आप प्लीज एक काम करिए, नोट करें, इसके बाद 5 अंगा को हम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। जो अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है हमको, ये अंगा पार्ट है। देखिए कैसे किरण आरेख बनेगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है उस समय का बनाना है। तो इसको मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले। देखिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख, देखो क्वेश्चन में से ही हेडिंग निकाल दी जाती है, अपवर्तनी
खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। बस ये रे डायग्राम इसका बनाना है। देखिए कैसे रे डायग्राम बनाएगी, आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर हमने एक, आप जानते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक होता है वो बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगाया जाता है। फोकस दूरी भी बड़ी होगी और उसका एपर्चर भी बड़ा होगा। तो ये हमने कौन सा लेंस लगाया है? अभिदृश्यक। अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्टिव। यहां पर ओ लिख देते हैं। ये वस्तु की ओर रहेगा, ठीक है। अब अगर ये वस्तु की ओर रहेगा तो क्योंकि ये खगोलीय दूरदर्शी है, इससे हम बहुत दूर की चीजों को देखते हैं, तो वहां से किरणें आएंगी। बहुत दूर से जब किरणें आती हैं तो वो किरणें कैसी मानी जाती हैं? समांतर। तो उन किरणों को हम ऐसे लेके आएंगे। ये सब एक दूसरे के समांतर किरणें होंगे, इस तरह से, ठीक है। सभी किरणें आपस में समांतर होंगी। जो किरण मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी वो तो कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी। ऐसे स्केल होता तो थोड़ा और ज्यादा अच्छे से बनता, ठीक है। ये सीधी निकल गई। फिलहाल ये सब किरणें कहां से आ रही हैं? पीछे अनंत से, बहुत दूर से आ रही हैं। ये किरणें समांतर हैं, आपस में समांतर हैं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, याद रखिए। बात समझ आई? तो ये किरणें आपस में समांतर हैं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो इनसे बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा बताइए? मुख्य फोकस पर बनेगा या फोकस तल पर बनेगा? देखिए सुनिए मेरी बात, आपको जब ये टेलीस्कोप पढ़ाई गई थी तब भी उस समय बताई गई सारी बातें कि अगर अनंत से आने वाली किरणें आपस में तो समांतर होंगी ही, ये तो कन्फर्म है। आपस में समांतर तो होती ही है। अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। लेकिन अगर वो आपस में तो समांतर हैं लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो प्रतिबिंब फोकस तल पर बनता है। जहां पर फोकस तल होगा वहां इमेज बनेगी। तो ये प्रकाश किरण भी उत्तल लेंस है, प्रकाश किरण सबको थोड़ा थोड़ा मोड़ देगा। ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी और ये वाली प्रकाश किरण भी ऐसे मुड़ेगी और यहां से ऐसे निकल जाएगी, ठीक। हमने देखा कि तीन की तीनों रेज यहां एक दूसरे को काटती हैं। यहीं पर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा और क्योंकि फोकस तल पर बना है इसलिए ये वाला पॉइंट अभिदृश्यक का मुख्य फोकस होगा। अभिदृश्यक का मुख्य फोकस है, FO से लिख देते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इतनी ही दूरी पर इधर भी अभिदृश्यक का मुख्य फोकस कहीं पर होगा। दो मुख्य फोकस होते हैं ना, प्रथम और द्वितीय। तो ये प्रथम मुख्य फोकस और ये द्वितीय मुख्य फोकस। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर थीं, तो उन्होंने जो अनंत पर वस्तु रखी थी उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर यहां पर ये बना दिया, ठीक। अब यहीं पर
नेत्रिका लेंस रखा जाता है। ये हमने नेत्रिका लेंस रखा, जिसे आप आई पीस कहते हैं, नेत्र लेंस भी कह सकते हैं या नेत्रिका भी कह सकते हैं आप। ये आई पीस यहां रख दिया हमने, इसको ई से रिप्रेजेंट किया। इसका भी अपना कोई प्रिंसिपल फोकस होगा, क्योंकि ये भी उत्तल लेंस है और हर लेंस का अपना एक प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस होता है। नेत्रिका को हम थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे खिसकाएंगे और इस तरह से खिसकाएंगे कि इसका जो मुख्य फोकस होगा, उस मुख्य फोकस के अंदर ये वाली इमेज आ जाए। देखिए, अगर ये इमेज इसके मुख्य फोकस पर आएगी सीधे, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना है, तो आई पीस को थोड़ा सा आगे या पीछे इतना खिसकाइए कि इसका जो मुख्य फोकस हो उसके अंदर ये इमेज आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इधर खिसका के ले आए और इतना खिसका लाए कि ये नेत्रिका का मुख्य फोकस आ गया। अब आप देखें, नेत्रिका का पोल यहाँ पर, उसका जो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है और मुख्य फोकस यहाँ पर है। ये फोकस दूरी है। अब उसकी फोकस दूरी के अंदर ही तो इमेज आ गई, आगे की नहीं आ गई। और ये इमेज इसके लिए किसका काम करेगी? वस्तु का। तो अब ये प्रतिबिंब इसका बनाएगा। एक प्रकाश की किरण यहां से समांतर चली जाएगी, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के। ये कहां से होकर निकलेगी? मुख्य फोकस से। तो एक मुख्य फोकस इसका यहां पर है, एक मुख्य फोकस इसका यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक प्रकाश की किरण, क्योंकि ये वाला इमेज इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी, इसलिए एक प्रकाश की किरण हमको इसके प्रकाशिक केंद्र से भेजनी पड़ेगी। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, कहीं नहीं मुड़ेगी। आप तो जानते हैं रूल। और जो प्रकाश किरण यहां मुख्य फोकस से होकर जाएगी ऐसे, जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से चली गई, वो कहीं नहीं मुड़ी। जो मुख्य अक्ष के समांतर भेजी वो मुख्य फोकस से चली गई ऐसे। अब ये दोनों आगे तो फैलते जाएंगी। जब इनको हम यहां पर अपनी आईज को सेट करेंगे और रेस को बैक ट्रैक करेंगे, तो जब आप इन रेस को ऐसा बैक ट्रैक करोगे, इसको भी बैक ट्रैक करोगे, तो आपको ये दोनों रेस एक दूसरे को कहीं काटती हुई नजर आएंगी, प्रतीत होंगी। जहां पर ये काटती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। अगर ये इमेज ए डैश बी डैश है तो ये इमेज क्या बनेगी? ए डबल डैश बी डबल डैश। और ये जो इमेज बनेगी इस हालत में, ये इमेज स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही बनेगी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि डी डिस्टेंस पर बनेगी। उसके लिए आपको समायोजन कैसा रखना पड़ेगा? समायोजन ऐसा रखना पड़ेगा कि ये अभिदृश्यक दूर स्थित वस्तु का जो भी प्रतिबिंब अपने फोकस तल पर बनाएगा, उसके पास जो नेत्रिका होगी उसको हम इतना आगे पीछे खिसकाएंगे कि इसका जो मुख्य फोकस होगा, इसकी फोकस दूरी के अंदर ये वाली इमेज आ जाए। ठीक है। और ये इमेज फिर इसके लिए वस्तु का काम करना शुरू कर देगी। और उस समय फिर एक प्रकाश किरण हम प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। जो मुख्य फोकस से जाएगी ये यहाँ तो काटेंगी नहीं, पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ काटते हुए प्रतीत होंगी, यहीं पर इसका इमेज बन जाएगा। और ये नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर इमेज बनेगी। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, तो ये किरण आरेख हो गया हमारा। इसके बाद इन्होंने इसी में लिखा हुआ है कि इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो एक काम हो गया। अब फिर अगली हेडिंग बनाएंगे हम। आप ऐसे हेडिंग नहीं बनाएंगे, आप इसके नीचे 2 लाइन छोड़ेंगे, वहां पर हेडिंग बनाएंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में बनाऊंगा हेडिंग। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र। हेडिंग क्या बनेगी? देखो, हेडिंग बनेगी इस स्थिति में। कौन सी स्थिति में भाई? ये ऊपर हम कर ही रहे हैं,
इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र, आवर्धन क्षमता का सूत्र, ये हेडिंग बनेगी आपकी। अब आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो क्या किसी को याद है आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? नहीं याद आपको? ये फॉर्मूला होता है -FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। ये फॉर्मूला होता है किसका? जब इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो हमने जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, उस समय खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का यह सूत्र रहता है। आप इसमें सिंबल भी बताएंगे, सिंबल बताएंगे कैसे? यहां FO क्या है? FO है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, ठीक है। FE क्या चीज है? नेत्रिका या नेत्र लेंस की फोकस दूरी, और इसमें एक D भी आ रहा है। ये क्या चीज है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। ये इनके सिंबल हो गए। तो दोनों सवालों के जवाब मिल गए आपको। नहीं समझ आया? नहीं आया समझ में? इस तरीके से आप करेंगे। इसी में अथवा वाले पार्ट में एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोगों को करना है। आप इसे नोट करें, हम वो पार्ट करते हैं। फिर देखें बेटा, अथवा वाले पार्ट में लिखा हुआ है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक न्यूमेरिकल है ये, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस है और 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, तो ठीक है, इसमें हम पहले नोट कर लेते हैं जो चीज दी गई है। सबसे पहले हमको दिया क्या गया है? दिया गया है 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? FO 2 सेंटीमीटर तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को FE 6.25 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हैं। मैं इसका एक छोटा सा चित्र बना देता हूं आपको। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसका अभिदृश्यक छोटा होगा, नेत्रिका बड़ी होगी। एक रफ फिगर में बना लेता हूं समझने के लिए। ये अभिदृश्यक है, ठीक है, और ये कौन सा लेंस है? नेत्रिका। लेंस तो उत्तल है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं। ये देखिए, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं, ठीक। किसी वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए? अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी पूछ रहे हैं। क्या आपको याद है अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते? UO। वस्तु की दूरी को U से, क्योंकि ये दूरी अभिदृश्यक से है तो UO। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी बतानी है, कितनी दूर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा? अभिदृश्यक की नेत्रिका, नेत्रिका। और नेत्रिका से प्रतिबिंब कितनी दूर बनना चाहिए? 25 सेंटीमीटर दूर। तो नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर और माइनस, क्योंकि आपने जब इसको बेसिक पढ़ा था तो आपको याद होगा प्रतिबिंब लेफ्ट साइड पे बनता है। याद आया कुछ आपको? तो ये प्रतिबिंब कहां से है? नेत्रिका से, इसलिए हमने क्या लिख लिया इसमें? VE नोट कर लिया। आपको मालूम क्या करना है? अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी।
ये क्या दिया गया है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा कौन? नेत्रिका। और नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी को VE से लिखेंगे -25 सेंटीमीटर। इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करिए। आपको दो काम करने, एक तो ये पता लगाना है और इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का मान भी आपको पता लगाना है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करेंगे, एक काम ये करेंगे कि चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नेत्रिका के लिए सॉल्यूशन करेंगे। नेत्रिका के लिए आप बता सकते हैं नेत्रिका की फोकस दूरी देखो कितनी है, 6.25। नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी -25 सेंटीमीटर। तो नेत्रिका के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। भाई लेंस है, लेंस फॉर्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U होता है। अब क्योंकि नेत्रिका के लिए सब जगह EE सफिक्स लगा दिया हमने, FE की जगह पर 6.25, VE की वैल्यू -25 माइनस 1/UE। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लेते आइए आप, 1/6.25 प्लस 1/25 इज इक्वल टू -1/UE। ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा आपको? 25। इन दोनों का एलसीएम हुआ 25। अब 6.25 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस ये 1 टाइम्स इज इक्वल टू -1/UE। ये 5/25 आया, 5/25 क्या आया? 1/5 इज इक्वल टू -1/UE मीन्स UE इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। UE का मान -5 सेंटीमीटर आ गया। क्या है UE बताइए? नेत्रिका से वस्तु की दूरी, U है तो वस्तु की दूरी, और E लगा हुआ है तो नेत्रिका से वस्तु की दूरी। नेत्रिका से वस्तु की दूरी, ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, हमें तो अभिदर्शक से वस्तु की दूरी चाहिए। क्या? अब नेत्रिका से वस्तु की दूरी कितनी है? -5 सेंटीमीटर। इसका मतलब बाईं ओर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो नेत्रिका से बाईं ओर और कितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर। नेत्रिका से माइनस है तो बाईं ओर और 5 सेंटीमीटर दूरी पर इस वस्तु है, यानी कि नेत्रिका से यहां पर वस्तु है। और अब आप थोड़ा सा याद करिए, नेत्रिका के लिए जो वस्तु होती है वही अभिदर्शक के लिए क्या होता है? प्रतिबिंब। तो यहीं पर अभिदर्शक का क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। तो बता सकते हैं अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी, हाँ, अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाए? VO। कितनी होगी बताइए? 10 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 15। 5 सेंटीमीटर दूरी पर तो नेत्रिका से वस्तु रखी हुई है, तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये बचा, तो 10 सेंटीमीटर। और देखिए, क्योंकि अभिदर्शक से जो प्रतिबिंब बनेगा वो दाईं ओर बनेगा, इसलिए प्लस ही रखेंगे हम इसको। ठीक है, तो अब अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी मिल गई हमको, अभिदर्शक की फोकस दूरी भी हमको मालूम है। अब अभिदर्शक से वस्तु की दूरी हमको निकालनी है, तो अभिदर्शक के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए। अभिदर्शक के लिए
अब इधर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। अब सब जगह O सफिक्स लगा देंगे। 1/FO की जगह पर 2 सेंटीमीटर, 1/VO बताइए, तो +10 लिखा जाए कि -10? +10। क्यों? क्योंकि अभिदृश्यक के तो दाहिनी तरफ बन रहा है ना, और अभिदृश्यक अगर दाईं ओर बन रहा है तो प्लस लेना। -1/UO, सॉरी, इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आ गया 1/UO इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको और कैलकुलेट कर दीजिए। 1/UO इज इक्वल टू 10 ले लिया हमने एलसीएम, तो यहां पर 1 - 5, इस तरह से 1/UO -4/10, या सॉल्व करेंगे तो UO इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ? UO क्या चीज है पहले तो यही बताइए आप। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, तो अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर वस्तु है? 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। आप डिवाइड करोगे 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बाईं ओर है कि दाईं ओर? वस्तु इधर की तरफ है कि इधर की तरफ? दाईं ओर है, बाईं ओर है। आपको कैसे पता? माइनस आ रहा है इसके साथ, इसलिए बाईं ओर। ठीक, तो ये एक सवाल का जवाब आ गया हमारा, एक क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। क्या क्वेश्चन है? अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, ये जवाब हमको मिल गया। अब हमें इसी दशा में क्या मालूम करना है? आवर्धन क्षमता भी तो मालूम करनी है। अब याद करें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये क्या है? ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? 10 सेंटीमीटर, तभी तो 10 और 5 टोटल 15 हुआ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता इस दशा में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है -VO/UO 1 + D/FE। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, खगोलीय दूरदर्शी के लिए ये फॉर्मूला था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए ये फॉर्मूला होगा -VO। VO मीन्स अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी। तो अभिदृश्यक से प्रतिबिंब कितनी दूर बना था? अभिदृश्यक से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर था? 10 सेंटीमीटर दूरी पर था। UO क्या चीज है? अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की नहीं, वस्तु की दूरी। तो अभिदृश्यक से वस्तु कितनी दूर है? 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। इसके बाद 1 + D कितना होता है? 25। FE क्या है? 6.25, तो FE है 6.25। M इज इक्वल टू, देखो 2.5 से 10 कैंसिल करोगे 4 टाइम्स में, 2.5 चौके 10, सीधे सीधा हिसाब किताब है। ऐसे ही 6.25 से 25 कैंसिल करोगे तो 6.25, 6.25 6.25, उससे 25 4 बार में आ जाएगा, तो 6.25 चौके 25। अब 4 + 1 क्या हो गया? 5। इसलिए आवर्धन क्षमता कैसी आ गई? -20। समझ आ गया? और आवर्धन क्षमता कैसी आई? माइनस। इसका क्या मतलब है बताइए? कि जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपको याद आया ना, अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता था? उल्टा ही तो बनता है अंतिम प्रतिबिंब, तो अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा। -20 आवर्धन क्षमता। तो ये हमारा पूरे क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ गया। समझ नहीं आया आपको? तो इस तरह से आपको 5 नंबर का अंगा पार्ट भी हमने कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 या उससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, आज फिजिक्स में हम इतना ही रखेंगे।
आगे और कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, देखो आवर्धन क्षमता में आप माइनस निशान नहीं लगाएंगे। आवर्धन क्षमता को सॉल्व करते समय एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, आप बाकी के माइनस नहीं लिखेंगे। अगर ये माइनस लिख देंगे तो आवर्धन क्षमता कैसे आ जाएगी, और फिर उस समय क्या मतलब निकल आएगा कि अंतिम प्रतिबिंब सीधा बना। अब आपने भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ी हुई है, क्या जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस समय अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है कि सीधा? उल्टा ही बनता है, तो नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे आप। आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करते वक्त आप वीओ यूओ इन सबके मापांक यूज करेंगे, मॉड्यूलस यूज करेंगे, नेगेटिव वगैरह साइन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे 7th नंबर क्वेश्चन से, सॉरी 6th नंबर से। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे।